इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिस इन्वेस्टमेंट में उनको 15 रुपये टैक्स लगेगा। तो इसी तरीके से भारत में कमाए गए पैसे को पनामा भेजकर फिर भारत बुलाना, यही है राउंड ट्रिपिंग। और इसी में अभी पनामा लीक्स वाले मामले में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सबका नाम आया था कि ये लोग अपने टैक्स को चुराने के लिए, बचाने के लिए इस तरीके से पैसे को घुमाते हैं। तो राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से डर्टी मनी को भी घुमाया जा सकता है, जहां इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, अब जैसे इस देश के लोग हैं वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं, लेकिन आतंकवादी जो होंगे वो डर्टी मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए कर लेंगे। तो ये भी तरीका है राउंड ट्रिपिंग का, ठीक है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि इन तरीकों को आप समझ पा रहे होंगे। इसको पढ़ाने के दौरान लाइव क्लास में सबसे ज़्यादा लोगों के मन में उत्कंठा आती है और उनके मन में ये भाव आता है कि नहीं नहीं सर, ये वाला समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा फिर से बताइए। तो अभी तो आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, और मैं जानता हूँ वो उत्कंठा इसलिए आती है क्योंकि उनको लगता है कि अभी करके देख लें। तो मैं ऐसे ही आपसे प्यार से कह रहा हूँ कि भाई जब इतना हो जाएगा तो मुझ तक संदेश पहुँचा देना, अपन मिल बैठ के कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी वो उस भाव में मत जियो ना कि अभी कुछ है ही नहीं और बैठ कर उसी में रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करना है। एक अभी एग्जाम में लिखने के लिए जितना मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके जरूरी है वो पूछेंगे भी नहीं, वो मैंने आपको बता दिए टेक्निकल। उसमें अब उसमें शोध अनुसंधान करने की जरूरत नहीं। जब इतना हो जाएगा तो आप इस लायक भी हो जाएंगे कि कर लें। हालांकि वो दिन बहुत अच्छा दिन नहीं होगा, क्योंकि आशा यही है कि आप इस तरीके की डर्टी मनी से दूर रहेंगे। तो मेरा आपको ये पढ़ाने का उद्देश्य डर्टी मनी को लॉन्डर करना सिखाना नहीं है, बल्कि लॉन्डर कर रहे लोगों के तरीकों से आपको परिचित करवाना है, ताकि कल आप ईडी में जाएं या कहीं जाएं तो इन चीज़ों को रोक सकें। तो यही हुआ मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रविधियां या तरीके। अब हम इसके आगे चलिए, तो अब हम भारत में और विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग की स्थितियों पर बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है तो कितना संकट, क्या कहेंगे, संकट का कारण इसलिए है, इतनी समस्याओं का कारण इसलिए है क्योंकि IMF के आंकड़े ये कहते हैं कि दुनिया में प्रतिवर्ष 15 खरब डॉलर, और मेरे ख्याल से अरब यदि बिलियन है तो खरब को ट्रिलियन कहते होंगे, 15 ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अवैध कारोबार है। यदि आप गेस करें कि इससे बड़े दो अवैध कारोबार कौन से हैं, यू विल बी शॉक टू नो दैट नंबर 1 पर है ड्रग ट्रैफिकिंग और नंबर 2 पर है प्रोस्टिट्यूशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसों से अवैध जो काम किया जाता है वो ड्रग ट्रैफिकिंग है, दूसरे नंबर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन है, इसमें चाइल्ड एंड वुमेन ट्रैफिकिंग सबसे मेन आता है, और तीसरे नंबर पर है मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन को वैध बनाने वाला कारोबार। 15 ट्रिलियन डॉलर मनी दुनिया भर में लॉन्डर की जाती है प्रत्येक वर्ष, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ये ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही होता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है की स्थिति क्या है। तो ये माना जाता है कि एशिया में भारत मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हालांकि ईस्ट एशिया में, जापान में या यहाँ हांगकांग, ये सब भी सेंटर हैं, लेकिन इंडिया इज बिकमिंग द लार्जेस्ट सेंटर। इसको रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र साउथ एशिया का माना जा रहा है, और इसके पीछे कई कारण। सबसे पहला कारण तो वही है जो आपको याद रहना चाहिए या मैंने आपको समझाया था, वो कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। जो हमने कहा था कि स्वर्णिम त्रिभुज अर्धचंद्र के बीच में। सो इंडिया इज सिचुएटेड इन बिटवीन गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, जो दुनिया में ड्रग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े सेंटर्स हैं, और भारत उनका ट्रांजिट पैसेज बनता है। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स ने 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, आपके नोट्स में नाम लिखा हुआ है, यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और उस रिपोर्ट का शीर्षक था मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध। और उसमें ये कहा गया था कि चूंकि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज और मध्य एशिया के स्वर्णिम अर्धचंद्र के बीच में स्थित है, इसलिए भारत में हवाला कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियां, इन सब की भूमिका बढ़ रही है, और भारत में विभिन्न तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसमें उन्होंने रियल इस्टेट, इलेक्टोरल फंडिंग्स, चुनावी फंडिंग, उसमें भी तो डर्टी मनी एब्जॉर्ब होती है ना अपराधों की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का नाम उल्लेखित किया था। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि जो रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित की उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल फंडिंग है, इसके अलावा आपका ड्रग ट्रैफिकिंग है, रियल इस्टेट कारोबार है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, इन संस्थाओं के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति गंभीर होने का कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है। ये प्रश्न बना सकते हैं आप
इसमें रिपोर्ट का उल्लेख करके आप तरीका बता सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है। मैं अभी जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा क्यों है। पहला कारण भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे दूसरा कारण बताया जाता है, ठीक है, वो राजनीतिक समर्थन। हमारे यहाँ राजनीतिक दल अपने चंदे के स्रोत को खुद उजागर नहीं करते हैं। गवर्नेंस वगैरह में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने चंदे का स्रोत उजागर नहीं करना चाहती, वरना चंदे और धंधे का खेल यानी याराना पूंजीवाद उजागर हो जाएगा। तो राजनीतिक दल जब खुद अपने चुनावी चंदे में एब्जॉर्ब करते हैं डर्टी मनी को, तो ऐसे में डर्टी मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का सपोर्ट राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ होता है। और जब सैया भाई कोतवाल को डर कहेगा, तो पॉलिटिकल सपोर्ट को यह आप एक कारण के तौर पर बता सकते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण है भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा नगदी अर्थव्यवस्था का होना और असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का होना। नगदी होने के कारण ये पैसा डर्टी इंसर्ट करना आसान हो जाता है, और असंगठित होने के कारण हमें आय के स्रोत भी पता नहीं होते हैं। तो कैश एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो भारत को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श के तौर पर बनाती है, ये कहा जा सकता है। चौथा कारण आप बताइए कि भारत में आर्थिक कानून बहुत कमजोर है। इकोनॉमिक अपराधों को कठोर कानूनों से जोड़ा नहीं जाता। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको भी सम्मान की नज़र से देख लिया जाता है। हमारे यहाँ आर्थिक अपराधों के लिए कोई कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ आर्थिक कानून इतने लचर हैं कि बड़े बड़े घोटाले करने वाले विदेश भाग जाते हैं। तो भारत में आर्थिक अपराधों को गंभीरता से ना लेना, ये कारण लिखिए। और भारत में आर्थिक कानूनों का लचर होना, ये दूसरा कारण लिखिए। फिर एक तीसरा लिखिए, भारत में आर्थिक गुप्तचरी का प्रभावी ना होना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस नहीं, ठीक है। फिर एक कारण लिखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ होना। भाई यदि ये चीज़ें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उजागर भी होती हैं, तो वो निचले लेवल पर सेटिंग के द्वारा ठीक कर ली जाती हैं। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार कारण है, वित्तीय गुप्तचरी ना होना कारण है, आर्थिक कानूनों का कमजोर होना कारण है, आर्थिक अपराधों को गंभीरता से ना लेना भी एक कारण है। ये 3-4 कारण आप वहाँ पर और जोड़ सकते हैं। फिर अगले हिस्से में एक कारण बताइए, और बताइए कि भारत में पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार मजबूत नहीं, यानी पूंजी बाजार की संस्थाओं के रूप में शेयर बाजार में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, सेबी उसको रेगुलेट अच्छे से नहीं कर पाती। और मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंकिंग घोटाला हमको बताने की जरूरत नहीं, भारत में सीरीज ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स आप देखते हैं। तो हमारे यहाँ बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़े संकट हैं, इसलिए बैंक कैप्चर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पूंजी बाजार में अलग हर्षद मेहता से लेकर अलग अलग घोटाले होते रहते हैं। तो हमारा वित्तीय संस्थानों का मजबूत ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। वित्तीय संस्थानों में मुद्रा बाजार पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में बैंकिंग और शेयर बाजार, इन सब के कमजोर होने के कारण भी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। फिर एक कारण बताइए, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का कारण है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का पालन ना होना। हमारे यहाँ जो निजी कंपनियां हैं वो गुड गवर्नेंस के विचार को जब अपनाएंगी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। आपके एथिक्स में एक टॉपिक भी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनियां अपने कामकाज में पारदर्शी और जवाबदेह होंगी, कंपनियां नियमों कानूनों से चलेंगी, कंपनियां गलत, अनैतिक या भ्रष्ट काम नहीं करेंगी। तो भारत में निजी कंपनियां जो हैं उनकी निगरानी प्रभावी नहीं है और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को नहीं अपनाती हैं। एथिक्स में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण भारत में मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होती है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे आप काले धन की अर्थव्यवस्था को भी एक कारण बता सकते हैं, और बता सकते हैं भारत में जितनी बड़ी रियल इकोनॉमी है लगभग उतनी ही बड़ी या उससे थोड़ी ज़्यादा ब्लैक मनी की इकोनॉमी है, जिसे पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। और ये पैरेलल इकोनॉमी का जितना भी पैसा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्रोत है, जिसको डर्टी से क्लीन किया जाएगा, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध, नैतिक हो चाहे अनैतिक। तो भारत में ब्लैक मनी इकोनॉमी का बड़ा होना भी एक कारण के तौर पर है। आई थिंक ये 8-10 कारण पर्याप्त होंगे आपको ये बताने के लिए। तो प्रश्न है, भारत धन शोधन के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में क्यों उभर रहा है, इमर्जिंग एज अ रीजनल सेंटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और मुझे उम्मीद है कि अब आप बता देंगे कि भारत ऐसे केंद्र के रूप में क्यों उभर रहा है। तो अब हम आखिरी हिस्से पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग के दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे, और दुष्प्रभावों को बताने के बाद ये बताएंगे कि कैसे इसको रोकने के प्रयास किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग एक आर्थिक अपराध है, इसलिए इसके आर्थिक प्रभाव तो होंगे। में गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है, इसलिए इसके सामाजिक दुष्प्रभाव भी होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग जब टेरर फंडिंग से जुड़ जाता है तो इसके जुड़ी सुरक्षात्मक चिंताएं भी बढ़ती हैं। 3 हिस्सों पर आपके इसके प्रभावों की चर्चा कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक दुष्प्रभाव ये हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रभाव बढ़ता है। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो
गलत पैसा आ रहा है अर्थव्यवस्था में, उसके अनुरूप उत्पादन नहीं है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो कई बार पैसा आता है, लेकिन कई बार पैसा देश से बाहर भी चला जाता है, तो इससे पूंजी पलायन होता है। ठीक, ये संकट के तौर पर बताया जा सकता है। पूंजी पलायन होगा, कई बार पूंजी निर्माण का संकट होगा, पूंजी निर्माण से निवेश का संकट होगा, निवेश का संकट होगा तो उत्पादन का संकट होगा, उत्पादन का संकट होगा तो समृद्धि या ग्रोथ रेट का संकट आ जाएगा, तो अर्थव्यवस्था का विकास या समृद्धि भी प्रभावित होती है। आप ये बता सकते हैं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो देश में सरकार के पास राजस्व कम आएगा, तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का संकट पैदा हो जाता है। अच्छे प्रभावों को बताकर आप बता दीजिए कि धन शोधन एक आर्थिक प्रक्रिया है, इसलिए इसके दुष्परिणाम भी आर्थिक होते हैं। ये दोनों को जोड़कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए, धन शोधन का सामाजिक दुष्प्रभाव यह है कि धन शोधन से आने वाला धन बेसिकली, अभी जो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, संगठित अपराध से प्राप्त होता है। और जब आपको पता हो कि इससे प्राप्त पैसे को आप वाइट बना लोगे, यूज कर लोगे, तो इससे संगठित अपराध प्रेरित हो। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इससे तस्करी को बढ़ावा मिलेगा, इससे माफिया को बढ़ावा मिलेगा, इससे घोटालों को बढ़ावा मिलेगा, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हर तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इससे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ेगा। जितने रूप हैं चाहे बता दीजिए। दूसरा, जब गलत तरीके से आया पैसा यूज हो पाएगा तो लोग गलत तरीके से ही कमाना चाहेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा देश में, अनैतिक पैसे को लोग स्वीकार करने लगेंगे। आप जितने भी अपराध होते हैं, तस्करी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, नकली नोट हैं, जितनी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर संगठित अपराध के हमने कई प्रकार बताए थे, वो बता सकते हैं कि हर तरीके के, वैश्यावृत्ति है, जुआखोरी है, नशाखोरी है, सबको बढ़ावा मिलेगा, ऐसा बता दीजिए। आत्मक चिंताओं के अंतर्गत सबसे प्रमुख चिंता है टेरर फंडिंग, आतंक का वित्तीय। दूसरी चिंता है देश के अंदर विद्रोहियों को आर्थिक सहायता, जैसे नक्सलवाद है, नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही हैं, ये भी टेरर फंडिंग नहीं आता। तीसरे के अंतर्गत आता है देश के अंदर वाद को बढ़ाना, यानी असंतोष को बढ़ाना, जैसे जातिवाद, जैसे संप्रदायवाद, जैसे क्षेत्रवाद, यानी देश को कमजोर करने की कोशिश की जाती है इस डर्टी मनी से। ठीक है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक, सुरक्षात्मक चिंताएं हैं कि इस पैसे से देश की गोपनीय जानकारी को चुराया जाता है। डर्टी मनी से देश के क्रिटिकल इंफ्रा तक, ये पढ़ाया था मैंने, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सामरिक अधोसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद फैलाया जाएगा, जब इससे आतंकवाद, नक्सलवाद फैलाया जाएगा, जब इससे देश की गोपनीय जानकारियां चुराई जाएंगी, जब इससे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जब इस पैसे से देश के अंदर स्लीपर सेल तैयार किए जाएंगे, जब इस पैसे से देश के अंदर बम विस्फोटों को अंजाम दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर धन शोधन जो होगा वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा। यानी धन शोधन देश के लिए सुरक्षात्मक चिंताओं को पैदा करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। धन शोधन से जुड़े दुष्प्रभाव हुए। ठीक, इन दुष्प्रभावों को और आगे ले जाना हो तो आप ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पर्यावरणीय अपराधों को जन्म देगा, तो पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत राजनेताओं की छवि खराब होगी, प्रशासन की छवि खराब होगी। लेकिन मेरे विचार से इन 3 स्तरों पर ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो प्रभाव के बाद अब हम अंतिम हिस्से पर चलते हैं कि भाई धन शोधन रोकने के लिए प्रयास क्या है, और इन्हीं प्रयासों को विस्तार से आपकी बुकलेट में समझाने की कोशिश की गई है, जिसको मैं सिनॉप्सिस के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। लॉन्ड्रिंग को रोकने के पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में पहला होता है और समझौते। ये अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत दुनिया भर के देश जुटते हैं और जुटकर वो लड़ाई लड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम से रोकने के लिए काम करें। और सम्मेलन और समझौतों से निकलकर जो बनती है वो बनती है संस्था, संस्थागत प्रयास भी होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो पहला होता है कूटनीतिक प्रयास, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा बनते हैं। में जो
प्रयास हो रहे हैं हम उन प्रयासों में शामिल होंगे, तो ये डिप्लोमेटिक हो गए। कूटनीतिक के अलावा हम वैधानिक स्तर पर प्रयास करते हैं, यानी हम कानून बनाकर, मजबूत कानून बनाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर हम अपने स्तर पर विभिन्न संस्थाएं बनाकर भी इस संकट से निपटने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब सम्मेलनों और समझौतों की एक लंबी श्रृंखला है, मतलब कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, ठीक है, इसकी एक लंबी श्रृंखला है, जिस पर मैं एक लिस्टिंग यदि आपको करके बताऊं कि कौन कौन सी सम्मेलन हुए हैं या कौन कौन सी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सम्मेलन है उसे कहा जाता है वियना कन्वेंशन। ठीक है, फिर पेरिस कन्वेंशन की बात की जाएगी 1990, या 1989 ले लीजिए इसको, वियना कन्वेंशन के बाद, मतलब अलग अलग कन्वेंशन पर है। ठीक, फिर स्ट्रासबर्ग है, हालांकि इतना सारा लिखने का मौका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिस्टिंग कर लीजिए, ये सब आपके नोट्स में। स्ट्रासबर्ग अभी समय ये नाम दिया जाता है। ठीक, स्ट्रासबर्ग के बाद कैरेबियन समूह, कैरेबियन ग्रुप, इसके द्वारा प्रयास किए गए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सम्मेलन या संस्थाओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट लेटेस्ट है जिस पर बात की जा सकती है, या 2017 से जिस पर चर्चा चल रही है, वो है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। इस सम्मेलन पर बात होनी चाहिए, ये लेटेस्ट, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। ये सम्मेलन एक ग्रुप है जिसका नाम है एगमोंट ग्रुप, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। 2017 में सबसे पहले पेरिस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और फिर लेटेस्ट नवंबर 2019 में, नवंबर 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये करंट से जोड़कर पूछते हैं, ये सम्मेलन आयोजित किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों की क्या भूमिका रही है। तब ये पूरा प्रश्न काम आएगा, जिसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले 1988 में वियना में, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को उठाया गया, और ये कहा गया कि सभी देश कानून बनाकर, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करें, और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। यानी कई बार ड्रग लॉन्ड्रर एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो ये कहा गया कि मादक द्रव्यों की तस्करी को आपराधिक कानून से रोकें, और इस दिशा में एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करें, कानूनों के द्वारा, घरेलू कानूनों के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। ये वियना कन्वेंशन की बात है, कोई अलग से सम्मेलन जैसी बात नहीं है। आपको ये समझना है कि 1989 में पेरिस को केंद्र बनाते हुए FATF नाम की संस्था की स्थापना की गई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, 1989 में G8 देशों ने, विकसित देशों का समूह है, तो 1989 में G8 देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ FATF नाम का एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के देशों की सरकारें आपस में मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए एक तंत्र का निर्माण करें। 1989 से 2001 तक ये हर तरीके की डर्टी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करती थी। अक्टूबर 2001 से इसने अपने मिशन का विस्तार कर दिया, और इसने मुख्य रूप से 2001 के बाद FATF ने टेरर फंडिंग को रोकने के लिए अपने आप को केंद्रित कर दिया। तो FATF नामक संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए थी, 2001 के बाद से ये आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बन गई। ठीक, लगभग 34 या 35 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे जुड़ी हुई हैं, और ये अलग अलग समय पर सम्मेलन करके या अनुशंसाएं करके आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए बात करता है, और जो देश आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी करता है। इसी संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, जिसे हम ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने सुना होगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 40+9 रिकमेंडेशन दी है, ऐसा कहा जाता है, मतलब 40+9, तो
तो 9 सिफारिशें शुरू की थी, 40 और दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उन सिफारिशों पर आपको जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा, भारत में जिन कारणों से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है उन सबको रोकना ही FATF की सिफारिश है कि कानून मजबूत होना चाहिए, गुप्तचरी मजबूत होनी चाहिए, ठीक, रियल इस्टेट कारोबार की निगरानी होनी चाहिए। तो वो सारे कारण जो भारत में हमने बताए थे, आप उन्हीं को FATF की सिफारिशों के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेरिस कन्वेंशन से जुड़ी बात है। स्ट्रासबर्ग जो अभिसमय की हमने बात की, स्ट्रासबर्ग अभिसमय 1990 में यूरोपियन देशों का एक आपसी समझौता था जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बात कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने कहा था यूरोपियन काउंसिल ने कि यदि रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना है तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना पड़ेगा। तो स्ट्रासबर्ग अभिसमय उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1996 में हुआ। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका के जो देश हैं उन देशों ने 21 देशों ने मिलकर कहा, किंगस्टन डिक्लेरेशन किया जाता है। कैरेबियन देशों में एक देश की राजधानी किंगस्टन, जमैका, तो किंगस्टन डिक्लेरेशन के माध्यम से यहाँ पर कैरेबियाई देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने का निर्णय लिया, उसे कैरेबियन ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने नो मनी फॉर टेरर शब्द का यूज़ किया है कि 2001 के बाद FATF और एगमॉन्ट ग्रुप ये सब टेरर फंडिंग को रोकने के लिए जुड़ गए। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कुछ मुद्दों पर बल दिया गया है और उन मुद्दों को आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में या जो नवंबर का सम्मेलन है उसमें क्या कहा गया है। नवंबर के सम्मेलन में ये कहा गया है कि इराक और सीरिया से होने के बाद IS अपनी गतिविधियों को अब दुनिया भर में फैलाएगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की स्थितियां बढ़ सकती हैं। तो हमको IS की निगरानी प्रभावी बनानी होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब टेरर फंडिंग के लिए नए रूपों पर, मतलब क्या कहेंगे, या टेरर फंडिंग रोकने के लिए कुछ देश जो सपोर्ट करते हैं, सहयोग और ईमानदारी बहुत जरूरी होगी। दुनिया के देशों को ये दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में वो आतंकवादियों के साथ नहीं है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात इन्होंने की। तीसरी बात उन्होंने कही कि अब टेरर फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी, कैशलेस लेन देन, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो ये कहा गया कि ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह जो हैं, तो हमको साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा यदि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहते हैं, ये बात की गई। ठीक, चौथी बात ये की गई कि इसमें गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा हिस्सा उद्योगों से, व्यापारों से जुड़कर जाता है। तो लोक निजी सहभागिता की बात यहाँ पर की गई है। और पांचवें हिस्से में बात की गई है सिविल सोसाइटी की निगरानी की, जहाँ पर NGOs आते हैं, VOs आते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं। तो गैर सरकारी संगठन हो, स्वयंसेवी संगठन हो, धार्मिक ट्रस्ट हो, इनकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। आप इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित करके भी बता देंगे कि इन सब तरीकों से आतंकवाद के लिए फंडिंग की जा रही है और हमको इस फंडिंग को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, भारत ने इस सम्मेलन में इस बात को भी उठाया कि जो देश टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और दुनिया के देशों को इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखना नहीं चाहिए। आपकी जानकारी के लिए 2020 में ये सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। अब कोविड संकट के बाद ये सम्मेलन इस बार नवंबर दिसंबर में हो पाएगा, इस बात की मुझे संभावना नहीं लगती है। पर नो मनी फॉर टेरर का जो तीसरा सम्मेलन था वो भारत में होने वाला था, आपको ये याद रखना है। ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मंत्री स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। ठीक है, संस्थागत स्तर पर FATF की भूमिका बताएं, ये प्रश्न हो सकता है। ठीक, और FATF के उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने अभी कुछ नए प्रयोग किए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने आतंकी संगठनों के नाम बदल दिए हैं, उन्हें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में बदल दिया है और दिखावे के लिए 2-4 पर कार्यवाही भी की है। FATF ने उनको एक्चुअली 20+ पॉइंट का एजेंडा दिया था या 34 पॉइंट दिए थे कि यदि आप इनको पूरा नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और फिर जब उसने पूरे नहीं किए तो उसे चेतावनी भी दी गई, लेकिन चीन उन्हें बचाता रहा और अब उन्होंने दिखावे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको ये ध्यान रखना। ठीक, एक दूसरा समूह जिसका नाम आया है, जिसका नाम है एगमॉन्ट ग्रुप। याद रखिएगा, एगमॉन्ट समूह जो है वो दुनिया भर के देशों में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के नेटवर्क को बनाने से जुड़ा है। वित्तीय गुप्तचरी, इसको बढ़ाने से जुड़ा है। ठीक है, तो दुनिया भर के देशों में वित्तीय गुप्तचरी को प्रभावी बनाने के लिए, वित्तीय गुप्तचरी को मजबूत बनाने के लिए जो समूह काम करता है उसका नाम है एगमॉन्ट ग्रुप। इसके कहने पर ही दुनिया भर में देशों द्वारा FIUs बनाए गए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, और ये कहा गया है कि एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। भारत में भी FIUs की स्थापना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है कि FIUs ही वित्तीय गुप्तचरी के माध्यम से अवैध धन के स्रोत का पता लगाते हैं और फिर उन पर कार्यवाही करने की सिफारिश को पुलिस को, NIA जांच CBI को या ED को, इन सबको सिफारिश करते हैं कि आपके द्वारा इन पर कार्यवाही की जानी चाहिए।
या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये सबको बताते हैं। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वित्तीय आसूचना इकाइयों का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसे एगमोंट समूह कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ये दुनिया भर के देशों में वित्तीय गुप्तचरी को मजबूत बनाने और वित्तीय गुप्तचर एजेंसियों के बीच आपस में सहयोग को बढ़ाने, ठीक, और इससे जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की बात करता है। 3 पॉइंट बताया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को बढ़ाना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करना और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों को क्या करना, ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, इसके लिए काम करता है। इसको आपको याद रखना है, एगमोंट समूह। अब इतना मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा। 2 हिस्सों में पूछ सकते हैं, सम्मेलन समझौतों की भूमिका, फिर अलग से पूछ सकते हैं नो मनी फॉर टेरर की भूमिका, और वहां पूछ सकते हैं FATF का रोल क्या है और एगमोंट समूह का रोल क्या है। अब हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं। इसकी यदि हम बात करें, भारत FATF समूह का हिस्सा है। भारत एगमोंट समूह से जुड़कर काम करता है। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों का पालन किया जाता है। ये पहला पॉइंट बता देंगे। सबसे प्रमुख जिस पर प्रश्न बन सकता है वो ये है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए धन शोधन निवारक कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पारित किया गया है, PMLA 2002। और इस कानून को विस्तार से पूछा जा सकता है कि PMLA कानून क्या है, PMLA कानून के माध्यम से धन शोधन को रोकने के लिए कैसे प्रयास किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अमेंडेड इन 2012 एंड 2019 2 बार संशोधित किया गया है, ठीक। ये आपके नोट्स में विस्तार से दिया हुआ है, जिसमें वही बताया गया है कि अलग अलग धाराओं के अंतर्गत धन शोधन को रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो 2002 का ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, लाया गया था। इसे जुलाई 2005 से लागू किया गया है। कानून के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को पता लगाया जाता है और फिर उन्हें विभिन्न जांच एजेंसियों को एक आरोप साबित करने के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाकर पुलिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ED को दे दिया जाता है ताकि वो उससे जुड़ी कार्यवाही कर सकें, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से जुड़ी सभी संस्थाओं की निगरानी की जाती है, यानी बैंकों की निगरानी की जाती है, शेयर बाजार की कंपनियों की निगरानी की जाती है, सारी संस्थाओं की निगरानी की जाती है, ठीक है। अधिनियम के सेक्शन 3 में लॉन्ड्रिंग को परिभाषित किया गया है, जिस परिभाषा को आगे ले जाकर विस्तार भी दिया गया है कि इसके अंतर्गत किन किन को मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक्तियां प्रदान की गई हैं जो सिविल कोड से जुड़ी हैं, जिसके तहत वो संपत्ति की कुर्की कर सकता है। इसके अलावा संपत्ति जब्ती के आदेश दे सकता है। ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, क्लियर। इसी एक्ट के तहत बैंकों को KYC मानकों को मजबूत बनाने के लिए भी कहा गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रमुख बातें क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप बताइएगा कि 2012 के अंतर्गत सेक्शन 3 की परिभाषा को विस्तार दिया गया, यानी कई नए अपराधों को भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो जुर्माना था और दंड था उसको कठोर बनाया गया। पहले क्या था, 5 लाख रुपए तक की सीमा थी कि इससे ज़्यादा का आपको जनरली दंड नहीं मिलता था। इस सीमा को हटा देने का मतलब है आपको 5 करोड़ का भी दंड हो सकता है। तो जब सीमा की लिमिट हटाई गई तो परिभाषा का विस्तार और दंड की सीमा का विस्तार, ये 2012 है। 2019 का संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक, जिसमें ये कहा गया है कि अब ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, अब ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। ये सब नई चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत अपराध के दायरे का और नए नए अपराधों का विस्तार किया जाएगा, यानी नए अपराधों को शामिल किया जाएगा, ठीक। इसके अंतर्गत सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अंतर्गत, 17 में तलाशी होती है और 18 के अंतर्गत मतलब तलाश और गिरफ्तारी से जुड़े हैं 17-18। तो जो तलाशी और गिरफ्तारी से जुड़ी जो सीमाएँ थी वो हटा दी जाएंगी। जैसे आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून में होता है, तो बिना जानकारी के छापा मारा जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पर तलाशी और गिरफ्तारी से जुड़े अधिकारों को बढ़ाया गया है, ठीक, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के प्रयासों को सरकारी स्तर पर, नीतिगत स्तर पर मजबूत बनाने की बात है। ये सब आपके नोट्स में दिया हुआ है। तो आपको इन जनरल ये तैयार कर लेना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है और इसके माध्यम से किस तरीके से हम धन शोधन को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसके बाद यदि हम संस्थागत स्तर पर चर्चा करना चाहें तो भी अलग से प्रश्न बन सकता है कि भारत में धन शोधन रोकने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ठीक।
तो याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक सेल बनाया गया है आतंकवाद से लड़ने के लिए। इसे कहा जाता है सेल टू कंट्रोल द फंडिंग ऑफ टेरर। आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने के लिए एक विशेष सेल बनाया गया है, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए विशेष सेल बनाया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में आप ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए संस्थागत स्तर पर ये काम किया गया। ठीक, दूसरे लेवल पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। 1985 में गठित एक संस्था है जो आर्थिक अपराधों की निगरानी करती है, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो। ठीक है, ये जो ब्यूरो है ये एक तरीके का मंच है जो सीबीआई को, ईडी को, रॉ को, इनको आर्थिक गोपनीय सूचनाओं को के संदर्भ में एक दूसरे से जोड़ता है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो वो नोडल एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों में काम कर रही संस्थाओं को आपस में जोड़ती है। इसको आपको याद रखना है। इसमें एक आर्थिक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग है, इसमें एक कोफेपोसा विंग है जो फॉरेन करेंसी के मिसयूज से जुड़ा हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन विंग है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी ब्यूरो ने फिननेट नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फिननेट नाम का प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट फिननेट। इसके अंतर्गत वित्तीय सूचनाओं के संग्रहण संप्रेषण को के नेटवर्क को बनाने की बात थी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बात थी। इसके अलावा ईडी का नाम आप हमेशा ले सकते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय नामक संस्था काम करती है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, चंडीगढ़ में इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। ईडी का प्रमुख काम फेमा उल्लंघन के मामलों को देखना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है एक, और फेमा के अलावा अब ये पीएमएलए उल्लंघन के प्रावधानों को देखती है। तो वो जांच एजेंसी जो फेमा और पीएमएलए कानून के अंतर्गत, ठीक है, हुए आर्थिक अपराधों की जांच करती है, उसे ईडी कहा जाता है। तो ये आप फाइनेंशियल संदर्भ में बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस ब्यूरो के साथ जुड़कर भारत में ढेर सारी एफआईयूज काम करती हैं जो एगमॉन्ट समूह से जुड़कर हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो यदि सूचना संस्थाओं के संदर्भ में कहें तो आप बता सकते हैं कि भारत में 3-4 प्रकार की संस्थाएं हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम कर रही हैं। इसके बाद भी यदि आपका लिखने के लिए मन हो तो आप बताइएगा कि भारत में कुछ कानून इनडायरेक्टली भी, ठीक, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक हुए हैं, जैसे नोटबंदी कानून, जैसे बेनामी संपत्ति कानून जिसे 2016 में नए सिरे से लाया गया है। तो नोटबंदी कानून हो गया, बेनामी संपत्ति कानून हो गया। काले धन रोकने के लिए हमने जितने भी प्रयास किए हैं, रणनीतियां लगाई हैं, वो सारे आपके मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक होंगे। तो कभी इकोनॉमिक्स से जोड़कर पूछ सकता है कि भारत में ब्लैक मनी रोकने के लिए कौन से प्रयास किए गए, तो आप एक नोटबंदी कानून का उल्लेख करेंगे, एक बेनामी संपत्ति निषेध कानून 2016 जो है उसका उल्लेख करेंगे, और एक कानून भारत में 2018 में भी बना है जिसका नाम है भगोड़ा अपराधी। ये जब विजय माल्या से लेकर ललित मोदी से लेकर सब लोग भागने लगे तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम या भगोड़ा अपराधी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसी के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की बात है, इसी के तहत ठीक मुकदमा चलाने की बात है, विशेष अदालतों को लगाने की बात है, ठीक, उन्हें सिविल की जगह क्रिमिनल ऑफेंस से जोड़ने की बात है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून भी इसके अंतर्गत आता है। तो आप बोलिए कि ये कानून भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक है। अब सबसे टफ स्थिति